सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ 9 मई से होने वाले पहले वाले हालात और 9 मई के बाद वाले हालात दोनों पर शदीद तनकीद, और तनकीद जायज़ भी है। बहुत समझाने के बावजूद बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी उनकी लेफ़्ट राइट लोग थे जिनसे हम बात करते थे, जब पूछते थे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते थे कि भाई इतनी तलखी, इतने ज़्यादा इल्ज़ामात की बौछार, इनका कोई सबूत है, इनका कोई सर पैर है, ये मामला कहाँ जाके थमेंगे, कहाँ जाके रुकेंगे। जनरल बाजवा से लेके आने वाले आर्मी चीफ तक, उसके अलावा दीगर सीनियर ऑफिसर्स पर ये तनकीद का सिलसिला कब रुकेगा? मतलब है, जाहिर सी बात है, ये ऐसा नहीं है कि पहले किसी पार्टी ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस ना लिया हो, लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस इस हद तक आगे चला जाएगा, इस हद तक आगे बढ़ जाएगा कि वो 9 मई के सानिये में तब्दील हो जाएगा। ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। बहरहाल आज जब एक ट्वीट मंजर आम पर आई तो यही आज की सबसे बड़ी खबर है। नाज़रीन, जब मुल्क के वज़ीर आज़म ऐसी ट्वीट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत ही संजीदा बात होती है और इस पर काफ़ी गौर फिक्र करने की भी ज़रूरत है कि क्या हम सियासी पस्तगी इतनी ज़्यादा हो चुकी है ज़हनी तौर पर कि हम इस नहज पर पहुंच गए हैं, इस गलाजत पर पहुंच गए हैं कि हम एक ऐसे अमल को करना शुरू हो गए हैं। और हमसे मुराद ये, जाहिर सी बात है, कुछ लोग होंगे, अब वो पेड हैं, प्रॉक्सीज हैं, क्या हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर के पैगाम में ये कहा, आज उन्होंने कहा कि इमरान खान दूसरों के ज़रिए आर्मी चीफ को कातलाना हमले की धमकियों के मंसूबे जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। ये बाकायदा तौर पर उन्होंने ट्वीट की और इससे एक तशवीश ये पैदा होती है कि ये कौन सा जहन है जो इस हद तक जा सकता है। और अगर ये जाहिर सी बात है, अगर वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं तो उनके पास ठोस सबूत भी होंगे। उन्होंने ये अपने पैगाम में कहा कि इमरान खान आर्मी चीफ के खिलाफ, यानी कि हाजिर आर्मी चीफ के खिलाफ एक मज़कूर बदतमीज़ी पर मबनी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इनका दूसरों के ज़रिए आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर को कातलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। अब जाहिर सी बात है, ये इसके बाद का तसलसल कि कौन कौन मुलव्विस था, कैसे था, वो कौन सी प्रॉक्सी थी, ये भी मंजर आम पे आ ही जाएगा जल्दी। उन्हें इल्म नहीं कि इनकी धमकी, तशद्दुद और नफरत की सियासत का वक्त ख़त्म हो गया है। काबिल मुज़म्मत हरकत के ज़रिए सिर्फ अपने आप को ही नुकसान दे रहे हैं। मुहिम का बुनियादी मकसद ज़ाती मफाद और इक़्तिदार पर कब्ज़े को हर चीज़ पर तरजीह देना है। मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी मुल्क कार्रवाई की हिदायत दे दी गई है। तो जाहिर सी बात है, ये एक बड़ी कार्रवाई होगी। इसमें कौन लोग मुलव्विस हैं, बैरून मुल्क बैठे हैं, दुश्मन ममालिक फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो कौन कौन है। लेकिन अगर उन्होंने डायरेक्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ का नाम ले लिया है, ट्वीट किया, तो उनके पास वाज़े और ठोस सबूत होंगे। तो बहरहाल ये एक ऐसी गलाजत और दलदल की तरफ जा रहे हैं कि अब यहाँ से निकलना मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। और कभी कभी कहते हैं ना कि वो रेड लाइन जो आप क्रॉस कर जाते हैं, वहाँ से फिर वापसी का रास्ता मुश्किल ही होता है। हसन मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सीनियर रुकन हैं, खुरम रोखड़ी साहब सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हैदर वहीद साहब सीनियर एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। हैदर वहीद साहब अगर कनेक्टेड हैं तो मेरे ख्याल से मैं तज्जिया का आगाज़ उनसे करना चाहूँगी। जी हैदर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तमाम मेहमानों का शुक्रिया बहुत बहुत, और अस्सलाम वालेकुम। हैदर वहीद साहब, ये मेरे लिए काफ़ी चौंका देने वाली एक ट्वीट थी, और मैं काफ़ी, जिसको कहते हैं ना, ज़हनी तौर पर उलझ भी गई थी। मैं ये काफ़ी सोच में पड़ गई थी कि ये कैसा मंसूबा है, और ये वज़ीर आज़म ने जो ये ट्वीट की है, इसके नेशनल एंड इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं पूरी दुनिया में। आप इसको किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि इस तरफ मामला बढ़ रहा था, कुछ चेमर गोइयां थी, कुछ पावर कॉरिडोर्स में ऐसी बात हो रही थी कि एक मुहिम तो चल रही है, लेकिन आपका इस पर क्या तज्जिया होगा? देखिए, ये तो क्लियर है कि इमरान खान साहब जो है वो अपने तौर पे एक गुड कॉप बैड कॉप खुद भी खेल रहे थे।
और वहाँ पे वो प्रेशर भी डालते थे और मिन्नतें भी करते थे साथ साथ। और जब वो देखते थे कि कुछ प्रेशर काम कर रहा है तो फिर वो और प्रेशर डालते थे। लेकिन 9 मई के बाद अगर इस तरह की चीज़ उन्हें अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि इस तरह का प्रेशर नहीं चलेगा, तो फिर मुझे बड़ा ताज्जुब है। और क्योंकि वज़ीर आज़म ने इस तरह की बात कही है तो इमरान खान साहब को इसकी वजाहत ज़रूर करनी चाहिए। और वज़ीर आज़म से भी ये सवाल बनता है कि उन्होंने किस बुनियाद पे ये बात कही है। अगर तो वाकई इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है तो जाहिर है कि वो काबिल मज़म्मत ही नहीं है, बल्कि उसको ऑब्वियसली जो है वो लीगली डील करने की ज़रूरत है, जिसके अहकामात वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो दे भी चुके हैं। बट ये काफ़ी डेंजरस गेम है। अगर आज तक चल रहा है और अभी तक सबक नहीं सीखे सबने, तो मेरे ख्याल से ये बहुत तशवीश की बात होगी, क्योंकि इस तरह की माज़राई जो है वो उससे खान साहब जो है वो ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं अवाम को जो है वो इनके सामने खड़ा करने की, फौज के सामने, टॉप ब्रास के, खासकर चीफ साहब के। और अगर यही इस तरह की अभी भी अगर उनकी कोशिश है तो एक तो मुझे इसलिए भी ताज्जुब होगा क्योंकि वो बेवकूफ़ी होगी, इसलिए सिर्फ नहीं कि वो बात गलत होगी बल्कि वो बेवकूफ़ी भी होगी। तो अब मुझे नहीं पता कि अब हक़ाइक़ इसमें क्या है। अगर वज़ीर आज़म कह रहे हैं तो मैं तो डेफिनेटली खान साहब से वजाहत चाहूँगा इस पर। ये तो बहुत ही तशवीश की बात है, बल्कि तशवीश की नहीं है तो खुल्लम फिर मुल्क दुश्मनी की बात हो गई ना। ये मतलब है ये कोई आप किसी मैं क्या कहूँ, किसी आम शख्स की तो आप बात कर नहीं रहे हैं। और फिर ये किस किस्म का पैगाम जा रहा है पूरी जो टॉप टू बॉटम टियर है, और उसके अलावा सारे जो लोग हैं वो भी इस पे काफ़ी हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, गम और गुस्से में भी हैं। मैं खुर्रम रोकड़ी साहब आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि आप इस शायद माइंडसेट को समझते होंगे, जानते होंगे, बिकॉज यही बेसिस थी जिसकी वजह से एक अलहदगी का रास्ता इख्तियार किया गया और राहें भी जुदा हो गई। अब तो जाहिर है आप एक नई पॉलिटिकल पार्टी के में शामिल हो चुके हैं और सारे जितने भी लोग शामिल हुए हैं उन्होंने मजम्मत भी की है। खुर्रम साहब मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि अभी भी ये सिलसिला उनका थमा नहीं है, यानी कि वो बैकफुट पे नहीं गए, वो चुप नहीं कर रहे, वो बातचीत नहीं करना चाहते, वो पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज नहीं करना चाहते। कभी तो कहते हैं मैं एंगेज करना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। फिर वजीर आजम की ये ट्वीट आ जाती है जिसके ऊपर हम खुद हक्का बक्का रह गए। देखिए जस्मीन, इस शख्स ने पूरे एक्शंस लिए, अमली तौर पर इसने पूरा काम किया। पहले इसने एक इमोशनल डिसऑर्डर के अंदर पूरे अपने साथ जो लोग थे उनको लेके गया, उसके बाद उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डाला। ये बड़ा एक सिस्टमेटिक ये चीज़ चली है और उस साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के साथ उसने तमाम को इकट्ठा किया। बहुत सारी चीज़ें की गई, हमने टिकट्स देने हैं, हम ये करेंगे। अपना जो फॉलोअर था उसको एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से नई टर्न दे के उनको एक कल्ट की सूरत में ये शख्स सामने लेके आया और इसने वो एक्शन भी किया। मैं क्लेम कर सकता हूँ कि हमने इसके एक्शन को या इसकी डिज़ायर को सबसे पहले ना सिर्फ समझा, उसको जांचा और इसके आगे हम खड़े हो गए और हमने तमाम अपने भाइयों को, कौम को ये बताने की उस वक्त भी कोशिश की कि ये लोगों के बच्चे मरवाना चाहता है। ये जो लॉन्ग मार्च का है, इस लॉन्ग मार्च के पीछे जो इसकी कहानी है, वो ईवल डिज़ाइन जो है वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के बच्चों के लिए, इस मुल्क के ख़ानदानों के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत ख़तरनाक है। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। फिर इसका लॉन्ग मार्च हुआ, लॉन्ग मार्च के बाद आके 9 मई को आके वो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है या ब्रिंक है जिसके ऊपर लाकर इसने अपनी पूरी पार्टी को फेंक दिया खड्डे में। और उस वक्त भी इसके जहन के अंदर बहुत सारी चीज़ें थीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाले दिनों में निकलेंगी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और उसके बाद ही विल कम एज ए सेवियर और ये जीत के आएगा वगैरह वगैरह। आई रिमेंबर एक चीज़ पे somebody told him कि जी हमारा 1 साल रह गया है, हमें ये काम करने चाहिए ताकि हमारे इलाके में तरक्की हो जाए। ही सेड तुमने ये क्यों कहा हमारा 1 साल रह गया, अगले 10 साल भी हमारे हैं। अच्छा। अब इन तमाम चीज़ों को समझिए। अब ये शख्स एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का खुद शिकार है। अब इसकी जो भी चीज़ है अमलन ये लोगों को इस्तेमाल जितना भी करना चाहता था कर चुका है। अब ये आ गया इंडिविजुअलिज्म की तरफ। लोगों में एक कुछ मुअय्यन शख्स को ये ख्वाब सोचता है या वाक़यतन इसके पास कोई ऐसे मुअय्यन शख्स मौजूद हैं जिसके साथ ये अपने ईवल
जो थॉट प्रोसेस है या इवल डिज़ायर अगर हम इसे कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, उसको ये कैसे अचीव करना चाहता है या क्या सोच रहा है। ये जो इसकी ज़बान से निकलता है वो अरब की एक कहावत है कि दिल का जायका ज़बान की कड़वाहट देती है, या दिल के अंदर नरमी हो और दिल के अंदर खुशबू हो तो ज़बान खुशबू अता करती है। ये जो साहबाई है या इसके जो स्टूज हैं जो बाहर बैठे हुए हैं और जो ट्वीट्स कर रहे हैं, और या ये जो खुद बैठ के ज़मान पार्क के अंदर कर रहे हैं ईवल गॉसिप, दे ही थिंक्स के शायद बाहर नहीं जाती, और इसके जो स्टूज हैं शायद वो नहीं समझते कि व्हाट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू से। बहरहाल वी हैव टू गो मोर सीरियस अबाउट हिम। इसकी इन तमाम चीज़ों को, इसको यानी इसको इसकी दीवानगी या इसके अल्फाज का हेर फेर या इसको डिसेप्शन, ये तमाम चीज़ें तो चलेंगी। हमने तो उस वक्त मैं भी कन्विंस हूँ कि ही इज़ काइंड ऑफ अ कॉन आर्टिस्ट, लेकिन कॉन आर्टिस्ट से हट के ये एक कल्ट का लीडर है, ये थ्यूक्रेसी से भी आगे क्रॉस कर गया है। अब ये अपनी उस कल्ट को कितना महदूद कर चुका है, ये आप और हमने पूरा इसको स्टडी भी करना है। वो महदूद तो हो गई है लेकिन कल्ट एग्जिस्ट करती है। मैं आपकी तरफ खुर्रम साहब वापस आऊंगी, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, यू हैव बीन पार्ट ऑफ दैट पार्टी, तो आप उस माइंडसेट को समझते होंगे जिस तरह आपने अपना ज़ाती एक एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया। लेकिन मैं सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये वज़ीर आज़म ने जो आज ये ट्वीट की है, तो और उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ शुरू भी हो जाएं, मतलब है गिरफ्तारियां भी कर लें, तो मेरे ख्याल से सबसे पहली गिरफ्तारी तो फिर चेयरमैन की खुद बनती है। बाकी जो उनके लोग जिनके थ्रू वो ये काम करवा रहे हैं या ये गॉसिप फैलवा रहे हैं या ट्विटर के थ्रू ये पैगाम दिलवा रहे हैं या सोशल मीडिया हैंडल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके सोशल मीडिया के हैंडलर्स हैं, देखिए ना वो अपनी ट्वीट में कह रहे हैं कि मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी मुल्क कार्रवाई की हिदायत। तो ये फिर मुहिम जो लोग चला रहे हैं बाय डिजाइन वो खुद चला रहे हैं, और क्या मकसद है उनका, कोई मुल्क दुश्मनी ऐसा करेगा? जी जासमीन साहब, बात यह है कि शहबाज शरीफ जैसा बंदा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनसे ये तवक्को रखनी कि उन्होंने वैसे ही ट्वीट कर दिया होगा। वो एक जिम्मेदार शख्स है, जब अपोजिशन में थे तब भी उन्होंने जिम्मेदारी का सबूत दिया, हुकूमत में तब भी जिम्मेदारी का सबूत दिया। उनके पास जरूर ऐसी बात होगी जिस पे उन्होंने ट्वीट किया हो। बात यह है कि जब से खान साहब के से इक़्तिदार गया है, यकीन जाने कि ये शख्स पागल हो चुका है और इस शख्स को ड्रग्स इस्तेमाल कर करके ये दिमागी इसका मुआयना कराना चाहिए। मैं भी छोटा बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं वसूख से कहता हूँ कि दिमाग इनका ठीक नहीं है। इनको एलिगेशन और डिल्यूशन उसका शिकार हो गए कि बिल्कुल ये बात मैं वसूख से कह रहा हूँ कि इनको नफ्सियाती मुआयना कराना चाहिए, वरना एक कोई छोटे से छोटा लीडर भी एक तरफ वो दावा करता है कि मैं पूरे मुल्क का लीडर हूँ, ये मेरे पूरे वहाँ मेरे साथ है, और वो इस किस्म के दावे करे या इस किस्म की बातें करे अपने वर्कर्स के साथ जो कि बाहर निकलती हैं, तो ये मेरे ख्याल पूरे मुल्क के लिए खतरा है, सिक्योरिटी रिस्क है। और फिर जो जी जो वक्त है उससे हेलो जी आ रही है मुझे सेनेटर साहब आपकी आवाज आ रही है। तो देखो वो IMF के वक्त कह रहे हैं आप इनसे इलेक्शन की गारंटी लें, ये अभी तक इस गुमान में है कि जी मैं अभी लोग मेरे साथ हैं, लोग इससे हट चुके हैं, इसकी आदतों से हट चुके हैं, और हालत अब ये आ गई है कि ये लोगों को खुद बंदे फोन कर रहे हैं कि जी हम आपको टिकट देना चाहते हैं, अब हमारे पास आए। वो कहते हैं जो उम्मीदवार है वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, कहते फिर जो आपके पास टाइम है आप बताते वो टाइम रख लेते हैं। तो इस किस्म की इनकी ज़हनी हालत है, वो समझते हैं कि आप भी हम जीत रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खान साहब वो भी पुराने एक पिक्चर के गिर्द घूम रही है, और ये जो जिस बात का कहना जिसका वज़ीर आज़म साहब ने इशारा किया है, मेरे ख्याल में ये तमाम सियासी पार्टियों के लिए और पाकिस्तान के सिक्योरिटी दाने के लम्हा फिक्रिया है, और इस पे एक स्पेशल बोर्ड बनाना चाहिए, इसका दिमागी मुआयना कराना चाहिए, और उसके बाद फिर इसका कोई जो भी इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये शख्स मुल्क को तबाह करने के पे तुला हुआ है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी दारों को मार्जिनलाइज करने पे तुला हुआ है। इससे बढ़कर कोई बात हो सकती है कि आर्मी चीफ के मुताबिक इस किस्म की लफाजी इस्तेमाल की जाए? मेरे ख्याल में ये बहुत ही इस पे तमाम सियासी पार्टियों में तो कहूँ PDM की जमातें, पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी जमातें, और बल्कि इस पे तो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की होनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप, ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है, और ये बिल्कुल सही बात है
इसके ऊपर वाकई ये वो लम्हा फिक्री है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि वाज़े तौर पर पता चल सके कि ये मामला क्या है भाई, आखिर ये तमाम सबूत देखा जाए, अगर वाकई है तो अवाम के सामने लाया जाए कि ये शख्स बहुत दुश्मनी इतना आगे चला गया है, तो ताकि लोगों को पता तो चले कि पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल वाज़े तौर पर पता होना चाहिए कि जाहिर है जब वजीर आजम कोई बात करते हैं तो देखें नेशनली तो उसका एक इम्पैक्ट होता ही होता है, पूरी दुनिया, पूरे इस्लामी ममालिक, आई मीन पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, 22-23 करोड़ आवाम की एक भरपूर लाइक एक बहुत बड़ा मुल्क है कि इट्स नॉट अ बनाना रिपब्लिक। अल्लाह माफ करे कि उसमें आप इस तरह की उठकर बात कर दें। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो गौस मोहम्मद न्याजी साहब ने बात की है, इस हवाले से आपको लगता है कि आला सतह का कोई इजलास होना चाहिए और इसको एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? ये बात सिर्फ ट्वीट तक रुक नहीं सकती, ये एक बहुत ही संगीन और संजीदा इल्जाम है वजीर आजम की तरफ से, एक चार्जशीट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। बहुत शुक्रिया जैस्मीन। गुजारिश ये है कि हम तो पहले ही कहते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी जमात नहीं है, वो एक मखसूस एजेंडे पर काम कर रही है और समझ से बालातर है कि हर रोज़ सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की खातिर ऐसे बयानात, ऐसी गुफ्तगू मुल्की हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से, दाखिली हवालों से, इस किस्म की गुफ्तगू ये कोई भी सियासतदान नहीं कर सकता। देखिए, हमें लाख इख्तलाफात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हमारा इदारे के साथ आज तक टकराव नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी विक्टिम रही है, कोई जमात भी इतनी विक्टिम नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बतौर इदारा हमेशा इस इदारे का एहतराम किया है। ये कौमी सलामती का इदारा है, ये हमारी फौज है, ये हमारा अपना आज हमारे कल पे कुर्बान कर रहे हैं, ये हमारे बॉर्डर्स पे खड़े हैं, हम सुकून से सोते हैं, ये जाग रहे होते हैं। ये सारी चीजें जो है हम एक तरफ रख के, और हमने इस तरह का एक कल्ट पैदा कर लिया जो एक इशारे पे उठते हैं और शोहदा की यादगारें गिरा देते हैं, जला देते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं, किसको खुश करने के लिए। और फिर हम तो इनकी फॉरेन फंडिंग पे भी ये बात कहते रहे कि ये इनका अंदरूनी मामला था। इनकी अपनी पार्टी के एक बंदे ने उठ के कहा कि ये फॉरेन फंडिंग ले रहा है, ये कर रहा है, इसका क्या हिसाब किताब है। हम उस वक्त भी कहते रहे कि ये बैरूनी एजेंडे पर है, लेकिन कोई बंदा मानने को तैयार नहीं था। शुक्र है आप लोग सारे भी इसमें शामिल हुए और इसमें आज ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसके कोई इजलास होने चाहिए, कोई नेशनल सिक्योरिटी के इजलास होने चाहिए, कोई डॉक्टर से मुआयना करवाना चाहिए। ये शख्स इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और जो आज तक मोदी की फतह पे मुबारकबादें देता था और मोदी इसकी फतह पे मुबारकबादें देते थे, वो तो आज सारा कुछ सामने आ गया कि ये किसके लिए आज तक काम कर रहा था, क्या कर रहा था। डॉक्टर इसरार की बातें भी आज सच साबित हो गई। इदरी साहब की जो बातें थी वो भी आज सारी कौम के सामने है कि उस वक्त इसने ये कुछ किया, और आज वही कुछ जो है वो सारी कौम देख रही है कि ये कर रहा है। इस पे यकीनन इजलास भी होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी का, और इसका सद्देबाब जो है वो होना चाहिए। ये तरीकाकार नहीं है कि आप किसी को 9 मई के हवाले से पकड़ ले। भाई 9 मई महज एक वाकया था जिसके अंदर नौजवानों को गुमराह किया गया, नौजवानों को बहका कर सड़कों पे लाया गया, कौमी और अस्करी तनसीबात पे हमले करवाए गए। वो महज एक वाकया था। उसके पीछे कौन है जिसने 1 साल 1.5 साल तक लोगों के ज़हन बनाए, लोगों को हिप्नोटाइज किया, लोगों को खुदकश तैयार किए, लोगों को इस चीज़ का बगावत पर आमादा किया। वो सारे इल्जामात अपनी जगह हैं और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। उन आम लोगों को जो इसके बहकावे में आए, हाँ, उनकी पकड़ तो हो रही है। ठीक कह रहे हैं आप। जी हाँ, मैं कहता हूँ कि उनके लिए तो माफी का खाना भी होना चाहिए। और जिस शख्स ने ये सारा कुछ करवाया है वो आराम से बैठा है। जो उसके बाजू थे, जो उसके सारा काम करने वाले लोग थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं,
और पाक साफ होके घर चले जाते हैं। और वो कौम, मैं उसे आज भी बेगुनाह समझता हूँ। उनको बहकाया गया, उनको इस तरह बताया गया कि आपने कोर कमांडर के घर पे हमला कर दिया, आपने पाकिस्तान फतह कर लिया, कल आपका होगा, कल नया पाकिस्तान हम बनाएंगे। भाई ये सारा कुछ करने वाला घर मौजें कर रहा है और बेचारे वो लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हैं। तो हसन मुर्तजा साहब, ये सवाल तो हुकूमत वक्त से बनता है ना, ये तो हुकूमत बताएगी, ये तो पीडीएम बताएगी, वजीर आजम बताएंगे। इतनी संगीन ट्वीट के बाद, एक वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, चार्जशीट के बाद, मतलब है इसके पीछे ऑब्वियसली अगर आपने ये बात की है तो इसके पीछे कोई मवाद होगा, कोई आपके पास एविडेंस होगा, तो फिर तो गिरफ्तारियां होनी चाहिए। किस चीज का इंतजार है? कहता हूँ जी, कात होनी चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है। एक जिम्मेदार शख्स का ट्वीट है, अगर वो गलत ट्वीट कर रहे हैं तो फिर उन जितना गैर जिम्मेदार कोई नहीं, और अगर वो दुरुस्त ट्वीट है तो फिर जो लोग ये कुछ करने वाले हैं, जो लोगों को बगावत पर आमादा कर रहे हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क, ये पाकिस्तान कोई किसी की जागीर नहीं है कि किसी एक फर्द ने ये बनाया था, सारी कौम की कुर्बानियां हैं। और फिर सबसे ज्यादा कुर्बानी तो हम पाकिस्तानी शहरियों की है ना। सही बात है। जो टैक्स भी भरते हैं और फिर इन हालात से भी दो चार होते हैं और गुजरते हैं। तो इसलिए हमारा ये सारों का मुतालबा है कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए, जो इसका जिम्मेदार हो उसको करार वाक़या सजा मिलनी चाहिए। खुर्रम रोकड़ी साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों ने कभी कन्विंस करने की कोशिश की उनके कोर, मतलब है जितने लोगों को मैं जिनसे बात होती थी, जो जाहिर है दोस्ती भी है, सलाम दुआ भी है, इतने अरसे से एक रिलेशनशिप भी था, समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये कि वो ये कहते हैं कि जी हम बेबस थे, हम एक हद तक ही समझा सकते थे ना, हम क्या करते, अपना सर तो नहीं मार सकते दीवार के साथ। जैस्मीन, ये सवाल मेरे से था जी? जी जी खुर्रम, आपसे है। जी, हमने पूरी कोशिश की जैस्मीन, ऑन रिकॉर्ड एक कोशिश की, हर तरह से संभालने की भी कोशिश की, इसके साथ मुकम्मल खैरखाई भी की। और जैसे जैसे ये इस डिल्यूजन की तरफ जाने लगा तो इसको जाके पूरी हमदर्दी के साथ 2+2=4 एक फैक्चुअल पोजीशन के साथ इसको जाके बताने की कोशिश की। फिर इसके जो साथ इर्द गिर्द के लोग थे, जब वो उन्होंने इसके ऊपर साथ इन्होंने मिलके हमारी उस तमाम बात को हवा में उड़ाया, तो हमने फिर भी कोशिश की, लेकिन एक स्टेज पे आकर हमें समझ आ गई कि अब कोशिश या समझाना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। और फिर मैं खड़ा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक टाइम पे खड़ा हुआ, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने मुल्क के लिए, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और मैं खड़ा हुआ। उस वक्त तो ये तूफ़ान था, उस वक्त तो ये कहते थे कि तुम्हें खाक की मिसल उड़ा देंगे, तुम्हारे घरों को जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर जो गौस खान ने बात की है वो बहुत अहम है कि ये पॉइंट जो अब लेके आया, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक बहुत अहम तरीन आदमी सबसे बड़े ओहदे के ऊपर बैठ के एक जो बात कर रहे हैं, तो उसको हमने बहुत सीरियस लेना है। फिर इसके साथ जोड़िए शाहीन सबाई को, और फिर आ जाइए इस पोजीशन के ऊपर जो हसन मुर्तज़ा साहब ने भी बात की, दैट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ कि ये एक डिल्यूजन के अंदर है। डिल्यूजन का जो फिनोमिनन है वो इसको टेक ओवर कर चुका है और ये खुद को अब डिसीव कर रहा है। अब इस वक्त किसको ये एक्शन करना चाहिए इसके खिलाफ? सबसे पहले आई वुड से कोर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल। जैसे कोर्ट्स इसको जो सू मोटो का एक्शंस लेती रहीं, और जिस तरीके से कोर्ट्स ने इसको एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर एक दीवा के तौर पे ही केम अप एंड ऑल व्हाट हैज ही बीन डूइंग, कोर्ट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। कोर्ट्स के ऊपर सर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें खुर्रम रोकड़ी साहब, फिर मैं वापस गुफ्तगू आती हूँ। और आपने इसमें शाहीन सबाई साहब का भी जिक्र कर दिया, तो किस तरह आपने ये नेक्सस जो है, ये किस नेक्सस की आप बात करें, क्या उन्होंने भी इस हवाले से कोई बात की है? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब, खुर्रम रोकड़ी साहब, वो जो आप बात कर रहे थे ना, जिसमें आपने शाहीन सबाई साहब का जिक्र कर दिया, मैं उस तरफ वापस आऊंगी, लेकिन 15 मिनट पहले जवाब आ गया है चेयरमैन की तरफ से, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनका जवाब आया है वजीर आजम की ट्वीट को रीट्वीट करके। उसके ऊपर उन्होंने ये लिखा है, न्याजी साहब अगर आपको आवाज़ आ रही हो, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एब्सर्ड एक्यूजेशंस लगाने के बजाय शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ का जवाब दें कि 9 मई का बेनिफिशरी कौन था। उसके साथ उन्होंने कहा यह भी बताएं कि मुझे कोर्ट से इस तरह क्यों उठाया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करके एक, और
और इलीगल तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अहाते में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भी कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें तो पता चल जाएगा कि, और फिर उन्होंने कहा कि हम ये PMLN पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रही है ऐसी ट्वीट्स कर कर। बात यह है यास्मीन के पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है उसके अंदर आके इंसान हमेशा इसी तरह हरकतें करता है। अब थोड़ा सा इन चीज़ों के अंदर चले जाएं कि पिछले दिनों लेट्स लिसन टू हिज दिस ट्वीट जो है और पीछे चले जाते हैं। पिछले दिनों GIT ने एक इंक्वायरी की और इस GIT की इंक्वायरी के अंदर उन तमाम इल्ज़ामात को जिसको ये शख्स लगातार चलाता रहा ऑन दिस वन, मेरे पे, आप पे, तमाम स्टेक होल्डर्स पे, जब GIT ने इंक्वायरी की तो इसके जवाब आप सुने तो आप हैरान होंगी कि ये किसने कहा मुझे नहीं मालूम, कोई सबूत है मेरे पास कोई सबूत नहीं। ये तमाम चीज़ें आप ज़रा सोचिए कि उसके जवाबों को देखिए। असल चीज़ ये है कि ही इज़ श्रीव्ड एज वेल। इसके पास एक पूरी टीम मौजूद है वकीलों की भी, और वो वकीलों की टीम इसको आके पढ़ाती है कि तुमने ये जवाब नहीं देना, ये जवाब नहीं देना, ये जवाब नहीं देना। नाउ व्हाट ही इज डूइंग इज कि इसका ये कहना कि बेनिफिशियरी कौन है। भाई बेनिफिशियरी तुम बनना चाहते थे, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि तुम एक डिल्यूजनस पर्सनैलिटी हो। तुम 9 मई को क्रिएट करने के बाद तुम ये भूल रहे हो कि गिरफ्तार होने से पहले गाड़ी में बैठकर तुम मैसेज क्या दे रहे हो अपने लोगों को और अपनी यूथ को। नंबर 1, तमाम एक्टिविटी करने वाले कोई पाकिस्तान के और लोग नहीं हैं, डायरेक्टली तुम्हारी पार्टी के लोग हैं और वो डायरेक्टली तुम्हारी पार्टी के अहकामात के ऊपर जाकर उन्होंने ये काम किए। नंबर 3, अगर तुम ये कहते हो कि इसका बेनिफिशियरी कौन है तो इसका मतलब यह है कि हजरत आप भी और आपकी पार्टी भी बिल्कुल किसी और के लिए काम कर रही है। ये जो कल्ट है, बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी तुम बनना चाहते थे लेकिन तुमने काम ऐसा किया और अल्लाह ताला ने मुल्क को बचा लिया तुम्हारे उस ईवल डिज़ाइन से। नो यू वांट टू प्रूव कि हर चीज़ को साइड पे रख दिया जाए, जो एक्शन हो चुका है उसको भी साइड पे रख दिया जाए, जो क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं उनकी भी कोई अहमियत नहीं, जो इंक्वायरी हुई है उसकी भी कोई अहमियत नहीं। नहीं, वो जो क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर लिया गया है। वो तो कह रहे हैं कि उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। खुर्रम रोकड़ी साहब, एक सेकंड में जरा सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी की तरफ जाती हूँ, फिर वापस आपकी तरफ आऊंगी। न्याजी साहब, ये जो ट्वीट मैंने अभी पढ़ी है चेयरमैन की, वो उन्होंने वजीर आजम को जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये यानी कि वो ये कह रहे हैं कि PDM और PMLN की जमात दरार डालने की कोशिश कर रही है उनकी पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, और कोई प्रूफ है नहीं, तो ऐसी अहमकाना बातें वो कह रहे हैं क्यों की जा रही है मेरे खिलाफ। अब देखो ना, इनकी इस जो ट्वीट का जवाब इमरान खान ने दिया है, इसमें पहले उसने कहा है, पहले उसने सिक्योरिटी इदारे को ललकारा है कि जी आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया है, और रेंजर्स की तरफ उन्होंने इशारा किया कि उन्होंने गिरफ्तार किया है, और फिर एक तरफ उनको ललकारा भी है और फिर एक दूसरी तरफ साइड भी ले रहा है कि जी नहीं, ये हमारे और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरारें डालने की कोशिश की जा रही है। ये सारा ज़हनी तनाव का शिकार है ये शख्स, और ये अब समझ चुका है। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसके बयान का कि जी हम शो करना चाहता है कि मैं तो सिक्योरिटी इदारों के साथ हूँ, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ, तुम साथ नहीं हो। तुम गैर मुल्की जो एजेंडा है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे को मार्जिनलाइज किया जाए उस पर अमल कर रहे हो। कौन सा गैर मुल्की? सर एक सेकंड बताइएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ऐसी बात की कि ये किसी गैर मुल्क की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। कौन सा ऐसा मुल्क का दुश्मन होगा जो इनको जिनके एजेंडे पे ये काम फिर कर रहे हैं? उस मुल्क को भी एक्सपोज करना होगा। जी बिल्कुल करना होगा। ये जो फॉरेन फंडिंग में जिन ममालिक से फंड आ रहे हैं उनसे पूछना होगा। जो लोग जहाँ से इनकी हक में आवाजें उठ रही हैं उनसे पूछना होगा। ये हमारे मुल्क का मामला है, हमारे मुल्क के सिक्योरिटी की जो जड़ें हिलाने की कोशिश की जा रही है, तो हम जो मतलब ऐसे तो उनको इदारों के जो लोग इन्वॉल्व को काबिल गिरफ्त है होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप देख लो कि पिछले अमेरिका से जहाँ से कितने मुल्क है ये लोग एक तरफ आप देखो जो साइफर के कहानी देखा, अब ये सारे इनके बंदे वहाँ लाबे कर रहे हैं, जो वहाँ सेनेटर को 35-36 मिलकर करारदाद पास कराते हैं कि जी पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बात करने वाले सोचे काफी सदीक के साथ क्या हो रहा है। ऐसे उसको 80 साल की जेल में डाला हुआ है। तो ये इंसानी हकूक की बात करते हैं, सारी इस
उनके हक में आवाज़ उठा रहे हैं और वो यूरोप उठा रहे हैं। और वही जो डॉक्टर इसरार और जो हकीम सईद वाली स्टोरी है वही सारी सही शुरू हो रही है। तो मैंने पहले भी जैसे कहा है कि बिल्कुल ये पाकिस्तान की जड़ें खोखला करना चाहते हैं। ये शख्स अपने इक़्तिदार की खातिर पागल हो चुका है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना चाहिए, तमाम सियासी पार्टियों का इजलास होना चाहिए और उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए। ये कब एक्शन, मैं तो समझ नहीं आती कि इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिए जा रहा। कि इतना मुल्क हमारा, इतना मुल्क को कुर्बानी से ये मुल्क हमने हासिल किया था और हम इसकी इकानमी को जब भी कोई उसके लिए कोई पेशरफ्त करते हैं तो ये शख्स कोई ना कोई ऐसे स्टेटमेंट दे देता है। अब IMF को कहा कि जी पहले से हुकूमत से ये अपना शरायत मनवाए कि जी जल्दी इलेक्शन कराए। भाई वो उन्होंने कहा कि ये तो मुल्क का अंदरूनी मसला है। तो ये शख्स बिल्कुल पागल हो चुका है और इससे कुछ भी बैद नहीं। खुदा न खासा ये इक़्तिदार में आकर तो पता नहीं क्या करेगा। इसलिए वो पुरानी हिटलर की सारी स्टोरियाँ पढ़ी हैं उसी पे अमल करता है। और ये अभी तक उसको ये एक ज़माने में अगर मुझे मिलते, एक ज़माने में एक पीर सिपाही सब मशहूर हुए थे, एक पर्सनैलिटी थी और लाखों लोग उसके पीछे लग गए थे। लेकिन वो 1 साल के अंदर सारे जो है ज़मीन बोस हो गया था। ये वही उसी तरह है। और फिर वो समझता है कि जी मैं पता नहीं आपकी मेरी मकबूल अभी भी है, हालांकि कोई मकबूलियत नहीं है। मैंने जैसे कहा कि मुझे खुद ज़ाती तौर पे लोगों ने कहा है, PTI के लोगों ने बताया है कि हमें काले कर रहे हैं कि आओ आपको टिकट देते हैं। वो कहते हैं कि हम तो हमारे पास तो अभी हम इस दिन तो नहीं आ सकते। कहते हैं फिर आप जो दिन आ सकते हैं हमें बताते हैं, उस दिन आपकी मीटिंग रखा देते हैं। तो लोग इनको छोड़ रहे हैं, ये पागल हो चुके हैं। ये बार बार एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दे रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है मेरे साथ बात करे। भला किसी पाकिस्तान 75 साल हो गए, किसी आर्मी चीफ ने अपोजिशन लीडर से बात की है? आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि वज़ीर आज़म हाउस में आ जाओ, वहाँ बात हो सकती है। कहते वहाँ मैंने नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बातें होती रही हैं। क्या आपको नहीं पता है ऐवान सदर में कितनी बातें होती रही है? बातें होने के बाद बात से मुकर जाना, देखे ना, अपनी बात का पास ना रखना, बात करके बात से मुकर जाना, मुलाकात करके अपनी डिमांड्स रख के कहना मैंने मुलाकात ही नहीं की है, झूठ बोल रहे हैं, तो मुझसे मिलना चाहते थे। ये चीजें इंसान को हर्ट करती हैं। ये भी करती है। मौजूदा आर्मी चीफ जो स्टैंड दिया है ना, इन्हीं आदतों से की वजह से मौजूदा आर्मी चीफ साहब ने स्टैंड दिया है कि ठीक है मैं मिलता हूँ, अगर कोई ऐसी बात है तो वज़ीर आज़म हाउस में आके मिले। ये क्या है मतलब है, वो एक मतलब जो स्टोरी बिल्डअप करना चाहता है कॉन्स्पिरेसी के जी लोगों को ये तसर जाए कि जी मेरे आर्मी चीफ के तल्लुकात हैं, ये प्रेशराइज करके ये कोई रिक्वेस्ट नहीं करता। नहीं सर, अब तो सारी दुनिया को पता है कि उनके कोई ताल्लुकात नहीं है और आई थिंक ताल्लुकात खराब करने में उन्होंने अपना बड़ा बुनियादी रोल खुद अदा किया है। बिकॉज वेयर आई थिंक एक रेड लाइन ड्रॉ करके उनको वहां स्टॉप करना चाहिए था। आई डोंट नो, आई थिंक कभी कभी पॉपुलैरिटी के बबल में इंसान किस हद तक चला जाता है। वो आपको कराची की मिसाल तो याद होगी कि एक आदमी ने इसके ऊपर वो इस तरह काबिज था कि वो अल्लाह माफ करे पत्ता नहीं हिल सकता था। वो उधर बरतानिया से बैठ के एक चीख लगाता था, पूरा कराची बंद होता था और आगे लग जाती थी। सो बहरहाल उसका भी आपने सवाल देख लिया। लेकिन हसन मुर्तजा साहब, ट्विटर पे बहुत सारे लोग ये डिमांड भी कर रहे हैं कि अब जैसे इन्होंने भी वजीर आजम की ट्वीट को टैग करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपना मौकिफ दे दिया है, तो भाई दुनिया में मौकिफ तो जा रहे हैं ना। अब सवाल ये होता है कि एक न्यूक्लियर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो या तो पहले उनको पकड़ना चाहिए, पहले उनको नेशनल सिक्योरिटी के इजलास बुलाना चाहिए। अच्छा चले उसको भी छोड़ दे, क्या पीपल्स पार्टी को इस सारी चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस में लिया गया? आपको इस चीज का इल्म है? देखें, मेरे इल्म में तो नहीं है, मैं तो इधर अपने हलके में हूँ। मैं भी क़यादत की सतह पे किसी को इत्माद में लिया गया हो या ना लिया गया हो, मुझे उसका कंफर्म नहीं है। गुजारिश तो ये है कि एक आदमी मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है और उससे कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपना मौक़िफ़ भी दिए जा रहा है, वो ट्वीट भी कर रहा है, वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने कारकुनों को खिताब भी कर रहा है, मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ भड़का भी रहा है, हुकूमत के खिलाफ भी वो कर रहा है सॉरी, और मुल्क के खिलाफ भी वो साजिशें कर रहा है। कभी IMF को कहता है कि इनकी डील ना हो, कभी फलां, कभी ये, कभी वो, तो अपनी लॉबिंग भी किए जा रहा है। कल तक अमेरिका को गालियां देता था, उन्हें कहता था वो साजिश वहां से हुई है, अब उनसे तरले करता फिर रहा है। ये सारा कुछ दूसरे लोगों को क्यों ये मुयस्सर नहीं था? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये सहूलतें दी गई थी? क्या उनसे उनकी बेगुनाही के बावजूद आज तक उनकी करैक्टर असैसिनेशन बंद की गई है?
क्या उन्हें अदालतों ने बेगुनाह नहीं किया था, बाइज्जत बरी नहीं किया था? उनके बाइज्जत बरी होने के बावजूद जान नहीं छूट रही। सर आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो जमातें हैं ना वो आई थिंक उस तरीके से वो नैरेटिव नहीं बिल्ड कर सकी। मुझे लगता है कि एंटी प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे जा चुका है, इतना ज्यादा उसने वो कहते हैं ना जड़ें पकड़ ली हैं। एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ दें, अदारों को भी छोड़ दें। मैं खाली उसका तस्करा करी हूं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से बनाया गया ना, 2014 के धरने से लेके अब तक जो एक बात चल रही है शख्सियात के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, हर एक के खिलाफ नाम ले लेके तो इतना हैमर इन हो गया कि उसको तोड़ने के लिए आपके पास बहुत बड़ा कोई मैं क्या कहूं, बहुत कोई अफलातूनी किस्म का फलसफा होना चाहिए जिसको आप ब्रेक कर सके। तो गुजारिश कर रहा हूं कि ये कौन सा क्यों इतना लाडला है कि अगर अदालतों में जाता है तो वहां से गुड टू सी यू कहा जाता है, अगर वो इदारों के पास जाता है और कहता है मैंने ये चीज नहीं बतानी, कोई उससे पूछने वाला नहीं है, गिरफ्तार होता है उसको छोड़ दिया जाता है, वो जुर्म करता है उसे पकड़ा नहीं जाता, तो ये लाडला क्यों बनाया गया है? हुकूमत को इसका जवाब तो देना चाहिए। अगर वजीर आजम साहब सिर्फ देखिए, मैं वजीर आजम साहब ने ट्वीट किया है ना, अब वो सारे ट्वीट मेरे साथ तो शेयर नहीं करते कि मैं ये ट्वीट करने लगा हूँ, उनको खुद ये कौम को बताना चाहिए, उन्हें कौम से खिताब करना चाहिए। इससे बड़ा और क्या होगा कि हर रोज वो अपने कत्ल की एक FIR नहीं दर्ज करवा देता है कि जी फलां लोग जो है वो मेरे कत्ल में मुलव्वस हैं। भाई तुम्हें किसी ने मारना ही नहीं है, तुम्हें अगर किसी ने मारना होता तो तुम अब अकेले हो उधर जमान पार्क में, जहां पे तुमने कारकुनों की एक ढाल बिठाई होती थी, अब तो कोई कारकुन भी नहीं है, तुम मौज की जिंदगी गुजार रहे हो और हर रोज बैठकर वो इदारों पे और लोगों पे इल्जाम तराशियां किए जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वजीर आजम साहब को बजाय ट्वीट के उन्हें चाहिए था कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करते, फिल फॉर इस पे इजलास बुलाते, फिल फॉर इस पे कार्रवाई की जाती। ये बिल्कुल जो इसका लाडलापन है वो खत्म होना चाहिए। बहुत हो गया इस मुल्क के साथ मजाक। इससे ज्यादा क्या होगा कि 1 साल से पूरा मुल्क यरगमाल बना हुआ है, सर रैपअप की तरफ आते यरगमाल बना हुआ है। लेकिन अच्छा, हसन मुर्तजा साहब को, यानी कि रैपअप में हसन मुर्तजा साहब, पीपल्स पार्टी का ये मौकिफ है कि आपको लग रहा है कि अभी भी वो लाडले, यही बात है ना? लाडला समझता हूँ क्योंकि उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो जो मर्जी आए कर रहा है, वो जिसको दिल करता है गालियां देना शुरू कर देता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, किसी कानून की जद में वो नहीं आता, किसी की गिरफ्त में वो नहीं आता। तो ये क्यों हो रहा है? ह्यूमन राइट्स की बात होती है, भाई ये ह्यूमन राइट्स हैं कि आप किसी शहीद के वर्सा के सामने उसके शहीद होने वालों की यादगारें जला दो, उनको तोड़ दो, उनकी बेहुरमती कर दो। क्या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है? क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उस वक्त नहीं थी जब 2018 में ये टांगा पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया गया? वो किसी को याद नहीं है। ह्यूमन राइट्स कश्मीर में किसी को ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आते। फलस्तीन के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है। सारी ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं सर, लेकिन आई थिंक नेशनल असेंबली में या पीपल्स पार्टी को उनको सीरियसली इस चीज को देखना होगा कि ये एक बहुत बड़ा मैं समझ रही हूँ चार्जशीट है, और बहुत बड़ी चार्जशीट के बाद इसके ऊपर ऑब्वियसली बड़े मजीद सवाल उठेंगे। और नेशनली चले एक हद तक आप सवाल उठा सकते हैं इस वक्त जो माहौल है एक मीडिया का, लेकिन इंटरनेशनली तो इसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे और वजीर आजम से भी पूछा जाएगा कि भाई अगर आपके पास इतने बड़े सबूत हैं तो इस पर वाज़ेह तौर पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। आज का प्रोग्राम का इख्तिताम यहीं करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, आपका, गौस मोहम्मद न्याजी, खुर्रम रोकड़ी साहब और हैदर वहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त
वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।